जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं संतोष कुमार मिश्रा आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण चित्रों को। ये महत्वपूर्ण चित्र परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन चित्रों की मदद से आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, अति लघुत्तरीय प्रश्नों को, लघुत्तरीय प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। आज कुल 27 चित्रों के बारे में मैं बात करूंगा। उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करूंगा। किस तरीके से आप चित्र बना सकते हैं उसके बारे में भी मैं शॉर्ट में बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले स्टोमेटा अर्थात रंध्र, इसका आप चित्र बनाएंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे किस तरीके से आपको बनाना है। प्रैक्टिस के लिए ध्यान रखेंगे इस तरीके से दो स्ट्रक्चर बनाना है आपको। इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट, ये हरित लवक है, ये रंध्र छिद्र है, और ये जो दो दिख रहे हैं ये गार्ड सेल्स हैं, ये गार्ड सेल्स हैं, और ये सबसिडियरी सेल्स हैं। तो इस तरीके से आपको चित्र बनाना है। यदि रंध्र स्टोमेटा का आ जाए तो आप बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। रंध्र स्टोमेटा क्या होते हैं? ये पत्तियों में पाए जाते हैं और गैस के आवागमन के लिए, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, इसके थ्रू होता है। जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का आवागमन होता है वो इन स्टोमेटा के थ्रू ही होता है, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी इसी स्टोमेटा के माध्यम से होती है। तो यदि रंध्र का चित्र आए तो आपके दिमाग में इस तरीके का चित्र होना चाहिए। यदि आप इनको अच्छे से देख लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा ये, और एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए इनको अपने कॉपी पे। दूसरा देखें, पत्ती का अनुप्रस्थ काट है ये। पत्ती के अनुप्रस्थ काट में सबसे मेन चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जाइलम और फ्लोएम। यहाँ दो चीजें हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जाइलम का काम क्या है। तो जाइलम का काम जा अर्थात जल, जाइलम का काम है जल का परिवहन, और फ्लोएम का काम है भोज्य पदार्थों का परिवहन। जाइलम जल एवं खनिज लवणों का, और फ्लोएम भोज्य पदार्थों का परिवहन। तो इस तरीके से ये पत्ती का अनुप्रस्थ काट है। आगे देखें, मानव का पाचन तंत्र। ये पाचन तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप देख लीजिए किस तरीके से चित्र बनाना है। यहाँ इस तरीके से चित्र बनाएंगे। ये मुख गुहा है, फिर ये जो लंबी नली दिख रही है आपको ये गृशिका है। इनके बारे में मैं डिटेल से बाद में बात करूंगा। मानव पाचन तंत्र का एक अलग वीडियो बनेगा, लेकिन आज चित्र की बात कर रहा हूँ इसलिए शॉर्ट में ही बात करूंगा, जिससे कि आप चित्र अच्छे से बना सकें और वीडियो लंबा ना हो। तो ये देखें, ये गृशिका है ये पूरा। ये गृशिका के बाद आपको आना है आमाशय में। ये आमाशय है, ये आमाशय का भाग है। आमाशय के बगल से ये देखिए ये लीवर है, यकृत कहते हैं। ये लीवर है, ये इतना ये वाला हिस्सा लीवर है। अब इसके बाद ये देखिए जहाँ पर ये कर्सर है, ये क्या है? ये पित्ताशय है, और ये पित्त नली है। ये पित्ताशय पित्त का भंडारण करता है, और ये फिर है पित्त नली। ये पित्त नली यहाँ देखिए यहाँ आया। और फिर ये क्या है? ये अग्नाशय है, ये अग्नाशय है। अग्नाशय से ही, अग्नाशय में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं जहां से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। तो ये अग्नाशय हो गया। तो यहाँ तीन चीजें आपको बनाना है। ये आमाशय, आमाशय के बगल से यकृत या लीवर, और यहाँ पित्ताशय, और ये आमाशय के नीचे आपको बनाना है अग्नाशय। और अग्नाशय के बाद ये दो हैं यहाँ, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो जो अंदर की तरफ है ये है छोटी आंत, और जो बाहर की तरफ है ये है आपकी बड़ी आंत, और ये है अपेंडिक्स, ये परिशेष का अपेंडिक्स, और ये है गुदाद्वार। इस तरीके से आपको ये चित्र बनाना है, बहुत कठिन नहीं है, प्रैक्टिस की जरूरत है बस। और सिस्टमेटिक बनाएंगे, पहले ये बन गया है आपका, फिर यहाँ पर ये बन जाएगा, उसके बाद फिर छोटी आंत और बड़ी आंत। ये बड़ी आंत के लास्ट में ये गुदाद्वार, और ये यहाँ पर ये दोनों अंत में यहाँ आपको अपेंडिक्स एक तरफ और एक तरफ गुदाद्वार बना देना है। भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। तो ग्लूकोज का विखंडन, ये तीन स्थितियां होती हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और फिर दूसरा ऑक्सीजन के अभाव में, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ग्लूकोज का जब विखंडन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है और ऊर्जा निकलती है। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति अर्थात ऑक्सीश्वसन हो गया। तो ऑक्सीश्वसन का उत्पाद क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा। फिर अनाक्षी श्वसन देख लीजिए। तो अनाक्षी श्वसन ये है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इसमें एथेनॉल का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और ऊर्जा निकलती है। इसमें 2 एटीपी ऊर्जा निकलती है और ऑक्सी श्वसन में 38 एटीपी एनर्जी निकलती है। और एक तीसरी स्थिति भी है ऑक्सीजन के अभाव में।
ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और ऊर्जा निकलती है। तो तीनों स्थितियां देख लेंगे आप लोग, ऑक्सीजन की उपस्थिति, अनुपस्थिति और ऑक्सीजन का अभाव, और ये इनका उत्पाद है। मानव श्वसन तंत्र देखें तो ये मानव श्वसन तंत्र में ये मुख गुहा, नासा द्वार, यहाँ से गैस हम लोग लेते हैं और ये श्वास नली के माध्यम से आता है। ये कंठ है, ये कंठ वाला हिस्सा है, ये ग्रसनी, ये श्वास नली, ये फिर श्वास नली के बाद ये दो भागों में बटा, इधर श्वसन तंत्र में दो फेफड़े हैं और ये फेफड़े के अंदर देखिए अलग अलग स्थितियां हैं। श्वसनी, श्वसनिका, श्वसनी है पहले, ये जो है ये दिख रहा है आपको, ये श्वसनी है। श्वसनी फिर आगे छोटे भागों में और डिवाइड होती है, उसको कहते हैं श्वसनिका, और श्वसनिका के बाद फिर आता है कूपिका, एल्वियोलाई, ये कूपिकाएं हैं। यहाँ से अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और यहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता है, यही है इसके लिए जिम्मेदार, कूपिकाएं। तो आप श्वसन तंत्र भी आसानी से बना सकते हैं। यहाँ दो ये फेफड़े बना दीजिए, और दो फेफड़े बनाने के साथ साथ आपको यहाँ आपको बता देना श्वसनी, श्वसनिका और कूपिका कोश। श्वसनी दो भागों में इधर बट गया है, श्वसनी के बाद फिर आपके श्वसनिका, फिर कूपिका कोश, यहाँ आपको दिख रहा होगा। इसके बाद मानव हृदय, तो मानव हृदय का ये चित्र है। मानव हृदय के चित्र में दायां अलिंद, बायां अलिंद, 4 चैम्बर हैं यहाँ आपको, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, 4 हो गए ये। फिर यहाँ से ये रक्त आ रहा है शरीर के निचले भाग से, शरीर के ऊपरी भाग से। इसके बारे में मैं डिटेल से बाद में बात करूंगा, आज सिर्फ चित्र की बात कर रहा हूँ इसलिए शॉर्ट में बात करूंगा। ये देखें तो बायां निलय, दायां निलय, बायां अलिंद, दायां अलिंद, यहाँ से ये फुफ्फुस धमनियाँ, फुफ्फुस शिराएं। ये फुफ्फुस धमनियाँ देखिएगा कहाँ, ये रक्त लेके जा रही हैं और फुफ्फुस शिराएं रक्त लेके आ रही हैं। सिर्फ ये दो अपवाद होते हैं। धमनियों में कैसा रक्त बहता है, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन ये फुफ्फुस धमनी ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन विहीन रक्त लेके जाती हैं। और फुफ्फुस शिराएं क्या करती हैं, शिराएं हमेशा अशुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं, लेकिन फुफ्फुस शिरा ऐसी है जो शुद्ध रक्त फेफड़े से हृदय में लेकर आती है। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से देख लें। उसके बाद है मानव उत्सर्जन तंत्र। ये मानव उत्सर्जन तंत्र, 2 किडनी बनाना है आपको, दोनों किडनी देख लें। एक किडनी हमेशा ये नीचे की तरफ होती है, जो बाईं किडनी है वो ऊपर रहेगी, ये वाली नीचे रहेगी, दाएं वाली। यहाँ 2 ये आ रही हैं आपको, देखिए ये महाशिरा ये वाला, और ये वाला क्या है, ये महाधमनी। तो 2, एक महाशिरा, महाधमनी आएंगी, दोनों को आपको किडनी में कनेक्ट कर देना है चित्र बनाते समय, और फिर किडनी से आपको ये निकालना है। ये क्या है, ये है आपका मूत्रवाहिनी। ये दोनों मूत्रवाहिनी, एक इधर से मूत्रवाहिनी आएगी, और यहाँ पर एक ऐसे चैम्बर बना देना है, ये कहलाता है मूत्राशय, जहाँ मूत्र इकट्ठा होता है। मूत्राशय के बाद ये मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। तो ये 2 किडनी बनाना है, ये महाधमनी और महाशिरा बनाना है, और यहाँ से ये आपको बना देना है मूत्रवाहिनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यहाँ से ये निकाल देना है यूरेथ्रा के थ्रू। नेफ्रॉन की संरचना देखें। नेफ्रॉन की संरचना भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेफ्रॉन की संरचना में ये इस तरीके की आपको संरचना बनाना है। ये बोमन संपुट है, बोमन संपुट के बाद फिर ये अंदर क्या है, ये ग्लोमेरुलस है, फिर यहाँ से रक्त क्षमता है, यहाँ संग्राहक वाहिनी में आके इकट्ठा होता है, फिर आगे चला जाता है। तो ये नेफ्रॉन की संरचना है, किडनी की एक इकाई है, हमारे उत्सर्जन तंत्र की इकाई है नेफ्रॉन। मानव मस्तिष्क देखें। मानव मस्तिष्क के जो 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। तो ये तीनों देख लें आपको। ये कहाँ क्या है, ये है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि पूछा जाता है कहाँ पाई जाती है, तो ये पीयूष ग्रंथि है। ये हाइपोथैलेमस है। फिर ये अनुमस्तिष्क है, ये बीच वाला जो है मध्य मस्तिष्क है। ये कपाल है, खोपड़ी जिसको कहते हैं। ये प्रमस्तिष्क मतलब मस्तिष्क के जो भाग हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। तो आप इसका चित्र भी बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। न्यूरॉन की संरचना बहुत महत्वपूर्ण है। ये न्यूरॉन की संरचना कैसे बनाएंगे इसके बारे में मैं अलग से बताऊंगा। तो न्यूरॉन की संरचना ऐसे आप सीधे
ये इस तरीके से इसको बना लीजिए। यहाँ से ये आपको द्रुमिका डेंड्राइट से निकाल देना है, एक लंबी लाइन, और लंबी लाइन के बाद फिर इस तरीके से ऐसे बना दीजिए, और लास्ट में तंत्रिका का अंतिम सिरा। तो ये हो गई न्यूरॉन की संरचना। प्रतिवर्ती चाप देख लीजिए। प्रतिवर्ती चाप में कुछ चीज़ें हैं। प्रतिवर्ती चाप में पहला होता है ग्राही अंग, मतलब जो संवेदना को ग्रहण करता है। फिर ग्राही अंग के बाद यहाँ से संदेश लेके कौन जाता है, संवेदी तंत्रिका कोशिका। तो ये है संवेदी तंत्रिका कोशिका, दूसरे नंबर पे हो गया। तीसरे नंबर पे आपका ये हो जाएगा मेरुरज्जु, जहाँ तक संदेश जाता है मेरुरज्जु, फिर यहाँ से मस्तिष्क के लिए संदेश चला जाता है। तो तीसरा अंग है आपका मेरुरज्जु। चौथा क्या है, मेरुरज्जु के बाद आपका प्रेरक तंत्रिका कोशिका, ये सूचना लेके आती है। प्रेरक तंत्रिका कोशिका मेरुरज्जु से सूचना लेकर आती है। तो ये चौथा अंग, और चौथे के बाद पांचवा अंग क्या हो गया आपका, कार्यकारी अंग कहलाएगा, भुजा में पेशी जिसको कार्य करना है। तो ये प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। प्रतिवर्ती क्रिया में मुख्य रूप से जितने अंग भाग लेते हैं उनके नाम याद कर लीजिएगा। पहला ग्राही अंग, दूसरा संवेदी तंत्रिका कोशिका, तीसरा मेरुरज्जु, चौथा प्रेरक तंत्रिका कोशिका, चौथा कार्यकारी अंग। अमीबा में पोषण देखें कि अमीबा में पोषण किस तरीके से होता है। तो ये चित्र इंपॉर्टेंट है। अमीबा है, ये खाद्य कण है, ये यहाँ सीडोपोडिया पाए जाते हैं, कूटपात कहलाता है। ये इसको इनटेक करता है, अंदर लेता है, और अंदर लेने के बाद इस तरीके से रिक्तिका का निर्माण होता है। रिक्तिका का निर्माण हो गया, खाद्य कण अंदर चला गया, और फिर ये इसको डाइजेस्ट कर लेता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इस तरीके से आपको 4 चित्र बनाना है। पहले में बाहर खाद्य कण दिखा दीजिए, दूसरे में उसको इनटेक करते हुए दिखा दीजिए, तीसरे में उसको बिल्कुल अंदर कर दीजिए, और चौथे में इस तरीके की संरचना बना दीजिए। अमीबा में द्विखंडन। अमीबा में द्विखंडन किस तरीके से होता है, द्विखंडन का मतलब है अमीबा 2 भागों में विभाजित हो जाता है। जनन की एक विधि है अमीबा में इस तरीके से होगा, पहले एक, फिर दूसरे में जो केंद्रक है इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए, तीसरे वाले में केंद्रक को थोड़ा सा और बड़ा कीजिए, और ऐसा बताइए कि ये बड़ा हो रहा है और डिवाइड होने की स्थिति में है, विभाजित होने की स्थिति में है। चौथे चित्र में आप इनको लगभग डिवाइड कर दीजिए, ये केंद्रक इधर चला गया, ये इधर चला गया, और इसे इस तरीके से बना दीजिए। मतलब लगना चाहिए कि यहाँ पर ये 2 बन गए हैं, और फिर लास्ट में इन दोनों को अलग अलग कर दीजिए। तो यह हो गया अमीबा का द्विखंडन, 2 भागों में विभाजित होता है। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन। तो प्लाज्मोडियम में बहुखंडन अर्थात इस तरीके से बॉक्स बना देना है। एक ऐसे गोला पहले बनाइए, उसके बाद इसमें बॉक्स बनाइए, बॉक्स के अंदर इस तरीके से इनको बना के रख दीजिए। ये हो जाएगा बहुखंडन, मतलब बहुत से कोशिकाओं में ये विभाजित हो जाती है। जितने दिख रहे हैं सब कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ये कहलाता है प्लाज्मोडियम में बहुखंडन। यह भी जनन की एक विधि है। बहुखंडन अर्थात बहुत सी कोशिकाएं बन जाती हैं। प्लेनेरिया में पुनर्जनन देखें तो प्लेनेरिया में पुनर्जनन का मतलब है कि प्लेनेरिया यदि 3 भागों में डिवाइड हो रहा है तो तीनों से एक नए जीव का निर्माण होगा। ये कहलाता है प्लेनेरिया में पुनर्जनन। प्लेनेरिया में ये जनन की एक विधि है, पुनर्जनन। तो ये देखिए, ये एक प्लेनेरिया 3 भागों में डिवाइड हुआ, तो यदि ये ऊपर वाला हेड वाला भाग है तो इसके देखिए हेड में नीचे के जो पार्ट है वो इनका ये बन जाएगा, एक नया प्लेनेरिया बना। बीच वाले में देखिए तो इसमें ऊपर भी बनेगा और नीचे भी बनेगा, और ये एक नया प्लेनेरिया। और नीचे वाले में देखिए जो टेल वाले हिस्सा है इसमें ऊपर का भाग बन जाएगा और एक नया प्लेनेरिया बनेगा। इसे पुनरुद्भवन कहते हैं प्लेनेरिया में। अब देखिए हाइड्रा में मुकुलन, कि हाइड्रा में मुकुलन किस तरीके से होता है। तो मुकुलन का मतलब है ये बड यहाँ से निकलेगा। पहले हाइड्रा बनाएंगे, हाइड्रा का चित्र इस तरीके से होता है। इसमें एक छोटा सा बड निकाल देंगे इस तरीके से पहले चित्र में। दूसरे चित्र में क्या करेंगे, ये बड थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और तीसरे चित्र में जैसे ये हाइड्रा है उसी तरीके से एक और हाइड्रा बना देंगे ये बड वाली जगह पे, और एक नया हाइड्रा यहाँ तैयार हो जाएगा। और यही है हाइड्रा में मुकुलन, मतलब इसमें एक बड का निर्माण होता है, मुकुल का निर्माण होता है, और वही अलग हो जाता है और एक नया हाइड्रा का निर्माण होता है। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट। पुष्प के अनुदैर्ध्य काट के बारे में एक मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं कि किस तरीके से आपको चित्र बनाना है। तो पुष्प के अनुदैर्ध्य काट में इस तरीके से पहले बनाएंगे। यहाँ क्या है, ये अंडाशय वाला भाग है, ये वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है। ये स्त्री केसर के 3 भाग हो गए, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और पुंकेसर के ये भाग देख लीजिए, परागकोश, पुतंतु, और यहाँ पर ये बीच में योजी होता है। तो ये चित्र आपको बनाना है। ये इसका एक अलग से वीडियो मेरे चैनल पे है, आप उसको देख लीजिएगा। वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण। तो परागकणों
का अंकुरण कैसे होता है, ये पराग कण है, इस तरीके से जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होके यहाँ आके ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको बनाना है, पहले ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना लेना है और फिर यहाँ पराग कणों को जर्मिनेट करके इस तरीके से यहाँ लाके अटैच कर देना है। तो ये कहलाएगा वर्तिकाग्र पर पराग कणों का अंकुरण। अब बीजों का अंकुरण देखें तो बीजों का अंकुरण इस तरीके से होता है, ये बीज पत्र है कॉटलेडेंस, और फिर यहाँ दो चीजें हैं, प्रांकुर और मूलांकुर बनता है। जो प्रांकुर है वह भावी प्ररोह कहलाता है, ये शूट कहलाता है, और मूलांकुर से रूट का निर्माण होता है। तो रूट एंड शूट, शूट अर्थात ऊपर वाला भाग, रूट मतलब नीचे वाला भाग। तो ये इस तरीके से बीजों का अंकुरण हम दिखा सकते हैं। नरजनन तंत्र, नरजनन तंत्र इस तरीके से बनाना है आपको। यहाँ क्या क्या पाया जाता है, मूत्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र नलिका, शुक्रवाहिनी, ये शिश्न है, मूत्र मार्ग, वृषण कोश और ये वृषण टेस्टिस। इस तरीके से आपको नरजनन तंत्र बना लेना है। मादा जनन तंत्र इस तरीके से है, अच्छे से देखेंगे तो आराम से बन जाएगा। ये अंडवाहिका फैलोपियन ट्यूब है, ये अंडाशय है, ये दो अंडाशय हैं, एक ये और एक ये, और ये फैलोपियन ट्यूब, और ये जो हिस्सा है ये गर्भाशय कहलाता है, ये ग्रीवा है और ये योनि है। मानव में लिंग निर्धारण की बात करें तो मानव में लिंग निर्धारण इस तरीके से आप चित्र बना सकते हैं। हमको पता है कि नर में XY होता है और मादा में XX होता है। आपको करना क्या है, X और Y को अलग कर देना है, यहाँ X कर दीजिए, Y कर दीजिए, यहाँ X और X दोनों को अलग कर दीजिए। और अब आपको बहुत सिंपल काम करना है, इस X को पहले इस X के साथ मिला दीजिए, तो क्या बन जाएगा, XX बन जाएगा। अब इस X को फिर Y के साथ, ये दूसरे वाले X के साथ मिला दीजिए, तो भी यहाँ क्या बन गया, XX। मतलब इसको पहले इसके साथ मिलाना है, फिर इसी को दूसरे वाले के साथ। अब इसका चित्र बनाना है Y का, तो Y को पहले किसके साथ, X के साथ मिला दीजिए, तो XY बन जाएगा। ध्यान रखेंगे X पहले लिखेंगे, और इस Y को इस X के साथ मिला दीजिए तो XY। अर्थात यहाँ 50-50% है। XX क्या है, मादा भ्रूण है, यहाँ भी XX मादा भ्रूण और XY नर भ्रूण है। यहाँ दूसरा चित्र देख लीजिए, नर और मादा में, यहाँ XY नर में है और मादा में XX है। तो यदि ये X इस X के साथ मिलेगा तो XX बनेगा, और यदि ये Y इस X के साथ मिलेगा तो XY मिलेगा। अर्थात XY मिलने पर ही नर का निर्माण होता है। मेंडल का प्रथम नियम बनाना है आपको, इसी तरीके से बनाइए, बहुत सरल है। आप यहाँ एक शुद्ध लंबे पौधे अर्थात दोनों को कैपिटल T कर दीजिए, स्मॉल t कर दीजिए, और दोनों का मिक्स कर दीजिए। तो एक T यहाँ से ले लीजिए, एक T यहाँ से ले लीजिए 50%, तो ये TT हो गया। ये संकर लंबे पौधे हो गए, मतलब ये जो पौधा होगा लंबा होगा, और ये F1 पीढ़ी है। तो पहली पीढ़ी F1 में TT संकर लंबे पौधे बन रहे हैं, और ये जनक पीढ़ी है। तो यही मेंडल का नियम है, इतना ही बनाना है आपको, मेंडल का प्रभाविता का नियम। खाद्य श्रृंखला देखें, खाद्य श्रृंखला में अर्थात कौन किसको खा रहा है, बहुत सिंपल शब्दों में बता रहा हूं कौन किसको खा रहा है। यहाँ देखिए, ये है घास, घास को किसने खाया, टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, सांप को इस गिद्ध ने खाया। तो ये एक खाद्य श्रृंखला है। दूसरी खाद्य श्रृंखला ये देख लीजिए, कौन किसको खाता जा रहा है, यही एक सिस्टम कहलाता है खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। एक चेन बनती है कि यहाँ ये पौधे हैं, इसको हिरण ने खाया और हिरण को इधर टाइगर बाघ ने खाया। तो ये भी खाद्य श्रृंखला, ये भी खाद्य श्रृंखला है, और ये भी खाद्य श्रृंखला है। खाद्य जाल देख लें, जब बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाती हैं तो खाद्य जाल का निर्माण होता है। खाद्य जाल मतलब बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं, तो ये कहलाएगा खाद्य जाल। जैसे पौधे हैं तो पौधों को ये भी खाएगा, ये भी, ये देखिए ये भी खाएगा यहाँ, फिर ये जितने हैं ये भी खा रहा है, ये भी खा रहा है। तो पौधों मतलब जितने भी खाद्य श्रृंखलाएं हैं वो सब आपस में यदि उनको मिला दें तो खाद्य जाल का निर्माण होता है। पोषी स्तर देखें तो पोषी स्तर में ये प्राथमिक पोषी स्तर है, उत्पादक कहलाते हैं। द्वितीय पोषी स्तर प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे, तृतीय पोषी स्तर में ये द्वितीय उपभोक्ता कहलाएंगे, और चतुर्थ पोषी स्तर में ये तृतीय उपभोक्ता कहलाएंगे। मतलब ये उत्पादक और ये तीन उपभोक्ता। तो ये है पोषी स्तर का चित्र। ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह में देखें सूर्य का प्रकाश, ऊर्जा का प्रवाह किस तरीके से होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह तो सूर्य के प्रकाश से, ये जो उत्पादक हैं अर्थात पौधे, हरे पौधे,
ये अपना भोजन बनाते हैं। इसे कौन खाता है? शाकाहारी खाते हैं। शाकाहारी कौन खाता है? मांसाहारी खाते हैं। और मांसाहारी को कौन खाता है? शीर्ष मांसाहारी कहते हैं। इस तरीके से ये ऊर्जा प्रवाह का चित्र है। ऊर्जा किस तरीके से प्रवाहित होती है। उम्मीद करता हूं ये चित्र आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अगले वीडियो में आपको फिजिक्स अर्थात भौतिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चित्रों के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि वर्ण विक्षेपण हो गया, वर्ण विक्षेपण के अलावा जो विद्युत से कुछ हैं, प्रतिरोध से संबंधित है, विभवांतर से संबंधित हैं। तो फिजिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चित्रों को लेकर मैं अगले वीडियो में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।